हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो है क्या, हमारे चैनल का नाम वेब फिजिक्स पॉइंट। आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको हर एक समय देखने को मिले। इसके लिए करना क्या होगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों तक यह पहुँच जाएगा। कब? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेंगे, आज के इस टॉपिक में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान जो हमारा है क्लास 10th का है। किसका है? 10th का। और यह किसके लिए है? 2023 में आने वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए जो 2023 में आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल को फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो फिर से हम आपको अनुरोध करेंगे कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और जब मेहनत रखता है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। तो वह रिजल्ट हमको जो मिलेगा आप लोगों के थ्रू मिलेगा। इसका एक ही उपाय है कि वीडियो को चाहे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे और इससे आप जो भी फायदा लेना चाहते हैं ले ले, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात आज हम करते हैं कि आखिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022, याद रखिएगा 2022 से लेकर के 2006 तक जितने भी हमारा MCQ क्वेश्चन आया है सभी के बारे में हम यहाँ पर कलेक्शन किए हुए हैं। उसके बारे में हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से हम आप लोग को यही बोलेंगे कि जो लोग 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख करके स्किप कर लेते हैं या फिर इसको वीडियो को क्या करते हैं, अनवांटेड तरीका से सोचने लगते हैं कि इसका कोई ज़रूरी नहीं है, उनको हम फिर से एक बार बोलना चाहते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम जो डाटा लाए हैं वह कैसा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फालतू है। हर एक क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा हुआ है। जैक बोर्ड के लिए हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। हाँ, एक चीज़ और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी में आपको कमी देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट पेज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से आपको क्वालिटी में इंक्रीजमेंट कर दिया जाएगा, अच्छा क्वालिटी दिखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस पर, हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे और टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जुलाई 1830, सेकेंड नंबर जुलाई 1815, थर्ड नंबर जुलाई 1821 और चौथा नंबर जो दिया है 1832। लेकिन जो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था वह जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। तो यह जो बात बोला करते थे वे हमारे कौन थे? तो वे थे ज्यूसेपी मैप्सिनी। कौन थे? ज्यूसेपी मैप्सिनी। याद रखिएगा ज्यूसेपी मैप्सिनी का नाम था कि जो भी हमारा ईश्वर की मर्जी होगा उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्र के मनुष्यों की इकाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम बोल सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो यह जो काम करने वाले थे कोई और नहीं बल्कि यूनान का एक स्वतंत्रता संग्राम थे। कौन थे? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1848 में यूरोप देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह करने लगे। जैसे ही आपको विद्रोह नजर आएगा तो विद्रोह का मतलब क्या होता है? विद्रोह का मतलब हम लोग सीधा समझते हैं यही है, कुछ न कुछ कारण होगा। अब विद्रोह होता है कितने कारण से? देखिए ये जो विद्रोह होने का कारण था मुख्य रूप से, अगर पहले की हम बात करें तो उस समय के लोगों को ना तो खाने पीने की चीज़ अच्छा से मिलता था, भूखे रहते थे, ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, इसके कारण वे विद्रोह करने लगते थे। क्यों? क्योंकि उसको फुलफिल नहीं करने पाते थे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला था गरीबी, दूसरा था बेरोजगारी और तीसरा था भुखमरी और चौथा था इनमें से सभी। तो जी हाँ, इनमें से सभी थे। क्यों? क्योंकि उस समय के लोग को गरीबी बहुत था, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, भुखमरी हो गया था जिसके कारण, और बेरोजगारी था। और ये सभी वजह के कारण वे लोग क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। कब विद्रोह करने लगे? 1848 में यूरोपीय देश के किसान लोग। कौन? किसान मजदूर लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक संगठन बनाया।
तो यंग इटली नामक एक संगठन था जिसमें लोगों का समूह बनाया गया था। वो भी गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन का मतलब कि कोई तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं था कि यह संगठन बना हुआ है। यह जो काम किए थे वे हमारे कौन थे, तो ये ज्यूसेफ मैत्सिनी थे। ज्यूसेफ मैत्सिनी क्या किए थे कि एक गुप्त संगठन बनाए थे और उस गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली नामक। इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि जो ज्यूसेफ मैत्सिनी थे वह कौन सा गुप्त संगठन का नाम क्या था, तो गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली नामक। क्या था? यंग इटली। क्या था? यंग इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी मुनाफा होने के कारण खर्चों में भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय में मतलब क्या कि जो हमारा सर सामान खरीदना पड़ता था उस बहुत ही कॉस्टली होने लगा, तो उसको पूर्ति करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया गया। अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर हम अपने देश की बात करें तो अगर देश में हमारे घाटा में जाने लगे, खास करके अभी हम बात करें पाकिस्तान में, आपको देखने को मिल रहा होगा जो पाकिस्तान है, पीके पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर उसका जो है इतना स्थिति दयनीय है कि वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ की सरकार क्या कर रहा है, कर्ज तले दबा दे रहा है, जनता के ऊपर ज़्यादा कर्ज दे दे रहा है। अर्थात उसी प्रकार से कुछ इसमें भी होगा। तो युद्ध के नाम पर उस समय क्या क्या लिया गया था, कर्जा लिए गए कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमको कर्जा की जरूरत है। करों में वृद्धि कर दिए गया, मतलब जो टैक्स देना था ज़्यादा देने लगे। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। और इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा स्थिति आता है तो सभी के ऊपर कर लाद दिया जाता है, युद्ध के नाम पर सभी प्रकार के हनन करने लग जाते हैं। हनन मतलब क्या, उसको नोचना, यानी उससे ज़्यादा हो सके खींच लेना, रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता था। यह विश्वास किनका था, तो ये जो हमारा विश्वास था वे कोई और नहीं हो सकते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हैं, क्योंकि इनका जो विचारधारा था बहुत ही अच्छा माना जाता है। महात्मा गांधी एक थे कि भारतीयों को एकता के सूत्र में अगर कोई बांध सकता है तो वह किनका विश्वास था, किस माध्यम से था, तो अहिंसा का धर्म अपना करके, मतलब कि एक दूसरे से लड़ करके नहीं, सभी के साथ प्रेम स्वभाव बना करके हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकते थे। यह जो स्टेटमेंट था, कहानी था या कथन था, वह महात्मा गांधी की थे। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही बोलते थे कि हम सभी लोगों को मिल करके रहना चाहिए और मिल के रहने से हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, यानी जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वह किस मेले के लिए शिरकत हुए थे, तो वे जो थे हमारा बैसाखी मेला के लिए शिरकत किए थे। किसके लिए? बैसाखी मेला था। और उसी दिन वे जालियांवाला बाग हत्याकांड में इतना बड़ा कांड हुआ था जो कि हम लोग आज तक भी उसको याद करके अपने आंसू से धोने का कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कर रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में कहा गया था। यानी जो महात्मा गांधी थे वो एक लेटर लिखे थे वायसराय इरविन को कि वो किससे रिलेटेड था, किसके बारे में लिखा गया था, तो नमक के बारे में लिखा गया था। महात्मा गांधी बोले थे वायसराय इरविन से कि जो नमक है मानव का एक मूलभूत इकाई है, नमक के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, हर एक जगह उसका उपयोग है, नमक पर टैक्स नहीं लगाया जाए। क्या बोले थे कि नमक पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाए। लेकिन जिसको लेकर के इरविन ने बोला था कि नहीं हम लगाएंगे, उसी के विपक्ष में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का यात्रा की शुरुआत किए थे और नमक कानून यात्रा का एक शुभारंभ किया और नमक कानून को तोड़ने में सफल भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वे हमारे महात्मा गांधी लिखे थे। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक। जर्मन के एकीकरण का श्रेय किससे दिया जाता है, तो जर्मन का एकीकरण का श्रेय जो है ऑटोमान बिस्मार्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ऑटोमान बिस्मार्क। यानी जर्मन जो हमारा है उसको एकीकरण मतलब एकत्रित करने का काम कौन किया था, तो ऑटोमान बिस्मार्क। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, चौरी चौरा कांड हमारा 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट, पवन द्वारा उड़ा
पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब तेज हवा आता है तो तेज हवा आने के कारण एक जगह की मिट्टी को दूसरी जगह मिट्टी को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, इस मिट्टी उठा करके यहाँ पर मिट्टी को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर रख दिया। तो इस प्रकार के जो अपर्दन होते हैं, मिट्टी के कटाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आंसर हम बात बात में ही आपको बोल दिए, मृदा अपर्दन होता है। क्या होता है वो, मृदा अपर्दन। मतलब कि मिट्टी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना, यानी यहाँ की मिट्टी को हम काट करके मिट्टी को यहाँ पर रख रहे हैं, इस प्रकार से बोल देंगे कि मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या है। तो दो पर विभागों में जो हमको वर्गीकृत किया जाता है उसका जो नाम है जैव और अजैव। जैव और अजैव है क्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोटिक और बायोटिक। जैव मतलब जो जीवित है और अजैव मतलब जो जीवित नहीं है, उसी को हम लोग इंग्लिश में बायोटिक एंड नॉन बायोटिक भी बोलते हैं और बायोटिक भी बोलते हैं। 15 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। तो हमारा रेगुड़ मृदा जो होता है काली मिट्टी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ब्राजील में यानी जो किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, वह किस शहर में किया गया था, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या। जी बिल्कुल। तो यह जो शहर था रियो डी जेनेरियो था। कौन था, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो शहर में ही इसका समायोजन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर मात्रा का भंडार है। तो आप लोग को इसके बारे में तो अच्छा से ही मालूम होगा। पहला नंबर तो हमारा स्टेट उसमें होगा ही होगा। तो आप देख लीजिए झारखंड दिया हुआ है, मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो याद रखिएगा 3 स्टेट हैं जो इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में क्या कह रहा है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो भारत में जो है भू क्षेत्र मैदान के रूप में जो है टोटल 43% है। कितने हैं, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्र का जो हमारा 27% भाग है, कितना 27% भाग है, वो खनिज के, जीवाश्म के और ईंधन के वनों के अपार संचय के रूप में जाना जाता है। तो यह कौन सा क्षेत्र है, यह हमारा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र को ही हम लोग बोलते हैं कि इस रूप में पाए जाते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य स्रोत क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का है अधिक संचित होना, यानी कि वहाँ पर जो है अधिक सिंचित करने का व्यवस्था है, पानी सप्लाई करने का व्यवस्था है, जिसके कारण वहाँ पर खेती अच्छे से होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार मतलब कि सीढ़ी नुमा, एक के ऊपर एक, यानी इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है ना खेत बराबर नहीं होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो यह जो हमारा स्टेट है हरियाणा है, क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा में सीढ़ी नुमा खेत होता है, इस प्रकार से होता है सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है। यानी इसमें है सीढ़ी, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर है, कैसा होता है वहाँ पर सीढ़ी नुमा। और सीढ़ी नुमा कहाँ पर होता है, हरियाणा में, याद रखिए किसमें, हरियाणा में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। यानी वह कौन सा परियोजना था जिसके माध्यम से बिजली भी उत्पादन हो जाता था और सिंचाई भी हो जाता था। तो वह जो हमारा था ब्यास परियोजना, याद रखिएगा। ब्यास परियोजना के माध्यम से हम लोग बिजली उत्पादन भी कर लेते थे और सिंचित भी कर लेते थे, खेत को सिंचाई भी कर लेते थे। 24 नंबर, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है।
आजकल हम अगर जो बात करते हैं चाहे अपने क्षेत्रों में देखें तो हर एक जल स्तर की नीचे जाता है, यानी कि पानी की लेवल बहुत ही अंदर जा रहा है, जिसके कारण हम लोग पानी पीने के लिए भी सोच रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका जो मुख्य कारण है वह क्या क्या हो सकता है? एक नहीं अनेक हो सकता है। पेड़ों की कटाई, पानी को रोकना नहीं है यानी कि सूखा पड़ रहा है, सिंचाई की बढ़ती मांग है, जल की व्यर्थ बर्बादी, यानी कि सूखा तो है ही है हमारा मेन रीजन। उसके साथ साथ क्या है ना कि सिंचाई की बढ़ती मांग, अलग अलग जगह पर सिंचित करने की जरूरत पड़ रहा है, और जल की कमी या जल की अधिक बर्बादी, जहाँ 1 लीटर में हम काम कर सकते हैं वहाँ 10 लीटर यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इनमें से सभी भी जो भी हमारा दिया हुआ है सभी हमारे क्या है? जल की कमी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा था? यानी 1950 में हुआ क्या कि बेल्जियम एक हमारा कंट्री है, देश है, उस देश में हुआ क्या कि भाषा को लेकर के आपस में ही तनाव उत्पन्न हो गया। आखिर वह कौन भाषा था जिसको लेकर के यह तनाव हुआ था? तो वह था फ्रेंच और डच, यानी फ्रेंच और डच भाषा को लेकर के फ्रेंच लोग और डच लोग आपस में उलझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो सिंहली भाषा जो अधिकतर बोलते हैं श्रीलंका में या मानने वाले जो हैं वे हमारे बौद्ध हैं। कौन है? बौद्ध। बौद्ध लोग सिंहली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहली। और कहाँ की बात है यह? श्रीलंका की, हमारे बगलगिर की, जहाँ पर रावण के खानदान अभी भी पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? यानी लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत मजबूत के रूप में राजनीतिक शक्तिकरण किसे माना जाता है? तो अभी हम बात करें तो जनता का। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनाव करती है। अगर जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार बना सकती है। इसलिए सबसे अगर बात करें हम बुनियादी की, बुनियादी मतलब होता है क्या? जड़। तो अगर सरकार बनाने का जड़ का काम कौन करता है? तो जनता, हम आप जो हैं जानते लोग, हम ही लोग तो वोट करते हैं। क्या करते हैं? वोट करते हैं। जिसको वोट करते हैं वही हमारा सरकार चलाता है, नेता बनता है, वही हमारा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, पीएम, सीएम जो भी है बनते हैं। नेक्स्ट, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र में नहीं है, अनेक क्षेत्र में है। कौन कौन देखते हैं? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बैठे समाज में, अच्छी बात है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें सभी में थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी। अब कैसे? तो यानी कि हम सत्ता मतलब क्या होता है? यानी किसी भी क्षेत्र को, किसी भी लोगों को चलाने के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं वही हमारा सत्ता हो जाता है। अगर नॉर्मल घर की भी बात करें ना तो घर में भी हम लोग को सत्ता की जरूरत पड़ता है, चलाने की जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि किस प्रकार का जो तनाव होता है ना या टकराव जो होता है आगे बढ़कर के हिंसा का रूप ले लेता है, यानी बड़े बड़े रूप में ले लेता है, जिसके कारण बहुत लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो वह जो हमारा होता है सामाजिक, यानी सामाजिक कैसे हो गया? पता चला कि सपोज मान लीजिए कि हम लोग हिंदू हैं। क्या है? हिंदू। और एक और समाज है, मान लीजिए वह है क्या? मुस्लिम। क्या है? मुस्लिम। पता चला कि हिंदू समाज के लोग कुछ ऐसा बयानबाजी करते हैं जिसको लेकर के मुस्लिम लोग में नाराजगी उत्पन्न हो जाता है, और इस नाराजगी को लेकर के मुस्लिम लोग हिंदू पर अटैक करेंगे और हिंदू लोग मुस्लिम पर। इस कंडीशन में दोनों में जो है ना क्या हो जाएगा? एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और तनाव उत्पन्न होने के कारण यह एक ऐसा मूवमेंट ले लेगा कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर न रह करके आपस में हम लोग मनमुटाव के रूप में हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होगा 29 का ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सामाजिक। ठीक है। 30 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? यानी संविधान स्तर का जो भी हमारा है अधिकार, उसके बारे में कौन वर्णन कर सकता है? इसके लिए जो वर्णन कर सकता है राष्ट्रपति, यानी संविधान में जो भी हमारा है वर्णन स्तर, उसके बारे में जब भी कोई वर्णन करेगा तो वह राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें बोल रहा है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो आप लोगों को मालूम है इसमें 3 सूची माना गया है। एक संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो एक संघ मतलब होता है जो केंद्र के अधीन आता है, यानी केंद्र जिस पर शासन करता है, और राज्य का मतलब जो होता है जिसमें राज्य सरकार उसको शासन करता है, और समवर्ती में दोनों आ जाते हैं। समवर्ती में दोनों आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलिस,
व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण वाणिज्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। जैसे मान लीजिए कि पुलिस है, तो हर एक स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड पुलिस, यूपी की बात करें तो यूपी पुलिस, उसी प्रकार से बिहार की बात करें तो बिहार पुलिस। व्यापार भी अपना होता है, वाणिज्य भी, कृषि, ये सभी जो होते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 32, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त होता है? केंद्र शासित से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें केंद्र का शासन हो, जिसमें राज्य सरकार ना चला करके केंद्र सरकार। और अभी केंद्र सरकार को इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि केंद्र सरकार। फिलहाल में अगर हम केंद्र सरकार बोले कि कौन है, तो उसमें हमारे मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी, यानी मोदी कैबिनेट जो हमारा है वही केंद्र सरकार है। और आप लोग कमेंट में बतलाएंगे कि टोटल जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है? केंद्र शासित प्रशासित प्रदेश वो कौन कौन सा है, वो कमेंट में आप लोग लिखिए कि कौन कौन सा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी मान लीजिए हम केंद्र सरकार से शक्ति ले लिए और राज्य सरकार से ले लिए, और दोनों से लेकर के किसको हम दे दिए? स्थानीय सरकार को दे दिए। तो इस प्रकार के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार के लोगों को बोलेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब कि सत्ता को हम लोग क्या कर दिए? विकेंद्रीकरण कर दिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को दे दिए, एक जगह ना होकर के अलग अलग लोगों के पास चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो सम्मिलित लक्ष्य होता है वह होता है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता होता है और बेहतर मजदूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत के छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी स्तर है। नेक्स्ट 36, इसमें बोल रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है, इसको थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग को मालूम होगा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कृषि क्षेत्र में कैसे? अगर आपने घर में आप देखिएगा, खेती अगर होता होगा तो जिस काम को हम लोग 2 लोग मिलकर के कर सकते थे, उसी लोग में ऐसा हुआ कि 2 और भाई बहन लोग आ गए, तो 2 और 2 मिलकर के 4 लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि इस काम को हम लोग 2 लोग मिलकर के कर सकते थे। तो ये जो हमारा होता है खास करके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग एक आदमी भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि वो एक आदमी ना मिलकर के उसके जगह पर 3-4 आदमी लग गए और एक करके काम कर रहे हैं। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? भारत जो है किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न आय में आता है, गरीब में आता है, विकसित में आता है या कम जनसंख्या में आता है? तो जो भारत हमारा आता है अभी निम्न आय में आता है। निम्न आय मतलब कि यहाँ का प्रति व्यक्ति जो इनकम है निम्न है, कम है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? यानी इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से पता करना है कि कौन हमारा अर्थव्यवस्था की विशालतम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। तो आंसर हो जाएगा आपको सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसको हम लोग बार बार नाम सुनते हैं जीडीपी। हमारा जीडीपी कितना हुआ? जीडीपी के माध्यम से ही किसी भी देश का विशालतम अर्थव्यवस्था के बारे में पता कर सकते हैं या उसके कम अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कभी ये पूछ देता है कि जो हमारा जीडीपी है उस जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो इस प्रकार के उदाहरण हम कुछ समय पहले ही आपको बतलाए थे। प्राथमिक तो होगा नहीं, द्वितीयक तो होगा नहीं, ये जो आते हैं हमारे टर्शियरी आते हैं, यानी तृतीयक में आते हैं। किस में आते हैं? तृतीयक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो अभी हम जस्ट आपको बतलाए थे कि कृषि क्षेत्र में जो हमारा बेरोजगारी पाया जाता है वह हमारा क्या पाया जाता है, अल्प बेरोजगारी। क्या पाया जाता है, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को हम लोग वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते थे। अल्प बेरोजगारी कहने का मतलब हुआ कि वहाँ बेरोजगार लोग हैं लेकिन सब कम कम बेरोजगार लोग हैं, सब उसी में लग जाते हैं, एक ही काम को करने लग जाते हैं, तो यही हमारा अल्प बेरोजगारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 14 नंबर हमारा हो चुका था। यहाँ तक अगर हम बात करें यहाँ तक तो 2022 में आए हुए क्वेश्चन थे और आई होप करते हैं कि इससे कम से कम इस 40 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन इस वर्ष भी देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन इधर कलेक्ट हो जाएगा और बाकी अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके हेल्प से हम लोग समझेंगे कि वह कब कहाँ और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन उठता है कि क्या पहले भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो जी हाँ पूछे जाते थे, लेकिन इतना है ना पूछे जाते थे, 2-4 की संख्या में पूछे जाते थे। क्वेश्चन क्या पूछता था पहले कि इंडो चाइना किन देशों से मिलकर के बना होता है। तो जो इंडो चाइना हमारा है वह किन किन देशों से मिलकर के बना है, तो इंडो चाइना देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन देश से मिलकर के बना है इंडो चाइना देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। करेक्ट। कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस चीन का एक नागरिक था। कौन था, चीन का एक नागरिक था जो भगवान महावीर और बुद्ध धर्म को मानने वाला था। क्वेश्चन अब इसको पूछ सकता है, कैसे पूछेगा कि जो हमारा कन्फ्यूशियस था वह किसको मानता था, तो महावीर को और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियतना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो वियतना कांग्रेस जो है 1815 में इसका बैठक बुलाई गई थी, जिसको आपको मालूम है नेपोलियन बोनापार्ट से यानी कि नेपोलियन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भूगोल। यहाँ पर भूगोल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया और इस वर्ष आने की 100% संभावना है। तो जो काली मिट्टी पाई जाती है वह हमारा गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। और काली मिट्टी में कौन चीज़ का खेती किया जाता है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती किया जाता है। किसका खेती किया जाता है, कपास की खेती किया जाता है। कपास के पौधा उगाए जाते हैं किसमें, काली मिट्टी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार जिसको यानी जो हमको फल देता है। तो दाल हो गया, मोटे अनाज हो गया, ज्वार हो गया, तिल हो गया। तो इसमें से जो हमारा ज्वार होगा, ज्वार अब किस प्रकार से, दाल हमको फल नहीं देता है, मोटा अनाज फल नहीं देता है, तिल भी अनाज नहीं देता है, फल नहीं देता है, लेकिन ज्वार जो होता है हमारा फल देता है। क्या देता है, फल देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, अर्थशास्त्र से यहाँ पर लिया हुआ है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। तो विभिन्न देशों, राज्यों अथवा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए हमें औसत का प्रयोग करने की जरूरत पड़ता है। आगे चलते हैं। औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि तुलना करने के लिए करते हैं। किसके करने के लिए, अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए। एक देश से दूसरे देश में जो हम लोग तुलना करते हैं, यह किससे पता चलता है, अर्थव्यवस्था से। किससे, अर्थव्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट, किसका, पर्यावरण में गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास देखे होंगे। तो इसका बहुत सारा उपयोग रीजन हो सकता है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़े तो इसमें भी आपको कुछ दे दिया है कि मुद्रा विनिमय क्या होता है। क्वेश्चन कलेक्शन हम ले लिए हैं, लेकिन इसको आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने में मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। एमसीक्यू की अगर बात करें तो चलिए आपको यहाँ पर से कुछ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हम औसत हो चुका था और क्या रह गया, आगे बढ़े। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, क्वेश्चन ये आपको पूछ सकता है, पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। इसका 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बतलाना होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। तो लिखना होगा कि जिसे ऑप्शन दे दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ए में दे देगा सेनापति, बी नंबर में मान लीजिए दे देगा कि फ्रांस का राजा, सी नंबर में दे देगा एक किसान, डी नंबर में ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दीज। जब आपको मालूम रहेगा कि वो सेनापति तब तो आप सेनापति में मारिएगा। इसलिए याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का एक महान सेनापति था। क्या था, महान सेनापति था। आगे चले बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर बढ़े
तो फिर आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो हमारा है किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग, यानी ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए पुनः पूर्ति योग है। अजैव नहीं है, अचक्रीय भी नहीं है और मानवकृत भी नहीं है क्या, तो यह हमारा जो है पुनः पूर्तिकृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। फसल दो होते हैं, एक रबी फसल होता है और एक खरीफ फसल। कौन कौन, रबी फसल और खरीफ फसल। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो रबी फसल हमारा हो जाएगा वह चना है। तो रबी फसल होता क्या है, जो खास करके आप देखते होंगे कि जनवरी फरवरी मार्च इस समय उसका खेती किया जाता है, उसको रबी फसल में रखते हैं। और खरीफ फसल वैसे फसल होते हैं जो वर्षा ऋतु के मौसम में होते हैं, बरसात के मौसम में होते हैं। तो खरीफ फसल में आपका चावल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बाजरा आ जाएगा, उसी में आ जाता है। लेकिन रबी फसल में आपका चना आ जाएगा, ठीक है ना। कपास भी आपका उसी में आ जाएगा, किस में, खरीफ फसल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इस क्वेश्चन को आप पहले भी आप पढ़े थे, 2022 में पूछा था। तो जो सीढ़ीदार खेती है वो आपका हरियाणा में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड में बतलाया जा रहा है। कहाँ पर, उत्तराखंड में, जिसको हम लोग सोपानी खेती के नाम से जानते हैं। किसको, सोपानी खेती के नाम से। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में जो हमारा कोडरमा जिला है वह किस खनिज का उत्पादक करता है, तो यह हमारा जो है अभ्रक का उत्पादक करता है। किसका, अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको पहले भी बताया है, काली मिट्टी हमारे गुजरात में पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजाब, क्या, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का एक ही वहाँ पर है, अधिक सिंचित सिंचाई, यानी सिंचाई करने की व्यवस्था अधिक है, इसलिए खेती वहाँ पर अधिक की जाती है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसमें से जो हमारा फलीदार फसल क्या है, अभी जस्ट आपको आंसर देखे थे, क्या हो सकता है इसमें फलीदार फसल। तो जो हमारा फलीदार फसल हो जाएगा दाल, क्या, दाल। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को टोटल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन क्या होता है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय योग। तो आप लोग एक एक करके इस सभी क्वेश्चन को लिख लेंगे और आप लोग को यहाँ से आई होप समझ में भी आएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर लेकर के मिल सके। और अगर हाँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो कमेंट के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोग अपने टोटल कंप्लीट करेंगे।